हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनके भी पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ जो भी आपके बिजनेस स्टैट्स के सब्जेक्ट में जो भी पांचों यूनिट होंगी, उनमें जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंटेंट है आपका, जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके एग्जाम में जिनमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा कंसेप्ट, और साथ में जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट होंगे उनके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, कंसेप्ट का मीनिंग की कंसेप्ट क्या है और उसके फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ इस सब्जेक्ट की। आपको वन शॉट रिवीजन वीडियोस मिलेंगी, पांचों यूनिट की 5 वीडियोस मिलेंगी, जिनके अंदर मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक कंप्लीट यूनिट का जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट है, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, सारी चीजें कवर करवाने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो ये नोट्स हैं जिसमें आपका सारा थ्योरेटिकल कंटेंट कवर है, सारे कंसेप्ट कवर हैं जो जो आपके एग्जाम के सिलेबस में दिए गए हैं, और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। तो ये वाले नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कीजिए, आपको 199 में पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो बिना देर किए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूं क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो थ्योरी एंड अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व और कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन। ये सारे हमारे टॉपिक है जो कवर करने हैं। लेकिन इनमें से जो थ्योरेटिकल कंटेंट है वो हम कवर करने वाले हैं। प्रैक्टिकल कंटेंट आप क्वेश्चन सॉल्व करके इसे का कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, थ्योरेटिकल में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब अ पर्सन्स असेसमेंट ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम। एक पर्सन जो असेस करता है, इवेल्युएट करता है कि कोई आउटकम है वो कितनी बार ऑकर हो सकता है, क्या उसके ऑकर होने के चांसेस हैं, उसे कहा जाता है आपका प्रोबेबिलिटी। इट हैज सर्टेन फेमिलियर प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इट एक्सप्रेस्ड एज नंबर बिटवीन 0 एंड 1, ये 0 से 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी। ए 0 इंडिकेट एन इम्पॉसिबल आउटकम, 0 क्या बताता है कि जो आउटकम है वो इम्पॉसिबल है, और 1 इंडिकेट दैट एन आउटकम इज सर्टेन टू ऑकर, और 1 बताता है कि जो आउटकम है वो पक्का होगा ही, कंफर्म है। Probability between 0 and 1 indicate various degree of likelihood ranging from very likely to very unlikely to very likely। 0 से लेकर 1 के बीच में जो भी नंबर लाई करता है वो क्या बताता है, कितना लाइक्लीहुड है किसी आउटकम के या इवेंट के होने का। जो कि अगर 0 के पास का नंबर होता है तो वो होता है वेरी अनलाइकली, और जो 1 के पास का नंबर होता है वो कहलाता है वेरी लाइकली, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर है अनसर्टेनिटी का। अ नंबर दैट कन्वे द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिलीफ इन द ऑकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। एक ऐसा नंबर जो कि बताता है अनसर्टेन इवेंट की ऑकरेंस के बारे में, वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एन एक्सपेरिमेंट इज द प्रोसेस थ्रू दैट लीड टू वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम। एक्सपेरिमेंट वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से एक या एक से ज्यादा आउटकम आते हैं। एन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज सम ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेजरमेंट, और जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन या फिर मेजरमेंट होती है। सैंपल स्पेस क्या होता है। द सैंपल स्पेस इज द यूनिवर्सल सेट एस पर्टेन टू गिवन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर सैंपल स्पेस क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब उसके जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके अंदर जो जो आउटकम आ सकते हैं उन सबको जब मिलाकर देखा जाता है तो वो आपका सैंपल स्पेस बन जाता है। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट की एक एक्सपेरिमेंट से जो जो रिजल्ट जो जो आउटकम आ सकते हैं उन सभी का जो पॉसिबल सेट होता है वो कहलाता है आपका सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है। एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, मतलब एक सैंपल स्पेस का पार्ट होता है इवेंट। इट इज अ सेट ऑफ बेसिक आउटकम, ये इंडिविजुअल जो आउटकम होते हैं उन्हें इवेंट कहा जाता है। वी से दैट इवेंट ऑकर इफ द एक्सपेरिमेंट गिव राइज टू बेसिक आउटकम बिलोंगिंग टू द इवेंट, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी कौन कौन सी है। अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो पहली है द क्लासिकल अप्रोच। इन द क्लासिकल अप्रोच प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज रिलेटिव साइज ऑफ इवेंट विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ सैंपल स्पेस।
क्लासिकल अप्रोच के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, उस इवेंट के साइज से विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ सैंपल स्पेस, कि अगर सैंपल स्पेस हमारा पूरा 100 है तो वो इवेंट कितना पार्ट है उस सैंपल स्पेस का, उस तरीके से उसकी जब प्रोबेबिलिटी बताई जाए तो वो होती है क्लासिकल अप्रोच। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन मार्क्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम गिव राइज टू क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जो इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं उन्होंने इस क्लासिकल अप्रोच ऑफ थ्योरी को राइज दिया था, मतलब इसकी वजह से ये आई थी। ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है क्लासिकल अप्रोच के अंदर। ठीक है, इलस्ट्रेशन ये दी गई है आपको क्लासिकल अप्रोच की, और इसका ये सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा गया है। सेकंड होती है द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। तो द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच इज यूज्ड टू कंप्यूट प्रोबेबिलिटी इन सच केस एज पर दिस अप्रोच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज गिवन बाय ऑब्जर्व्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट इन वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल। इसमें क्या होता है, जो इवेंट एक्सपेरिमेंट होता है उसका जो ट्रायल होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी किसके बेसिस पर, कोई इवेंट कितनी बार ऑकर हुआ है उसके बेसिस पर बताया जाता है, तो वो कहलाती है आपकी द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। इन अदर वर्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टाइम द इवेंट ऑकर टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अदर वर्ड्स में क्या बोला है भाई, किसी इवेंट के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर कैसे बताई जाती है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल में से क्या रेशियो है कि वो कितनी बार वो इवेंट ऑकर हुआ है, मतलब कितनी बार उस ट्रायल, जब हमने ट्रायल लिए तो उनमें से जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो इवेंट कितनी बार आया है उसका जो रेशियो होता है वो कहलाता है आपका द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला होता है इसके अंदर n अपॉन कैपिटल एन, एन होता है नंबर ऑफ टाइम द इवेंट ऑकर और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ये इसकी आपकी इलस्ट्रेशन दी गई है और साथ में ये इसका सॉल्यूशन है। थर्ड अप्रोच है द सब्जेक्टिव अप्रोच। तो द थर्ड सिचुएशन सीम्स अपेरेंटली सिमिलर टू सेकंड वन। जो ये थर्ड वाली है ये सेकंड वन के तरह ही है। वी में कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द वेंचर इज सक्सेस एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेंचर टू टोटल नंबर ऑफ वेंचर अंडरटेकन। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस विल मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सेम वही है इसके अंदर, बस क्या होता है सब्जेक्टिव चीजों को हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई वेंचर है, मतलब कोई बिजनेस है, वो कितना सक्सेसफुल हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल बिजनेस है उसमें से जो सक्सेसफुल वेंचर है उनका क्या रेशियो है उससे हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, तो वो सब्जेक्टिव अप्रोच आपकी कहलाती है। सब्जेक्टिव अप्रोच इन्वॉल्व पर्सनल जजमेंट, इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशन एंड अदर सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। सब्जेक्टिव अप्रोच के अंदर आपका पर्सनल जजमेंट होता है, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन होता है और आपका जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है वो भी सब्जेक्टिव ही होता है। वन पर्सन सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में वेरी वेल बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम इवेंट। एक पर्सन जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है एक इवेंट की, वो दूसरे पर्सन से अलग हो सकती है क्योंकि इसमें जो डिसीजन होता है वो सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। We may note here that since the assessment is purely subjective one, it will vary from person to person। इसका जो रिजल्ट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, Therefore subjective probability is also called personal probability। तो इसी वजह से जो subjective probability होती है उसे हम personal probability भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये अप्रोच प्रोबेबिलिटी की थ्योरीज खत्म हो जाती हैं। अब आता है आपका प्रोबेबिलिटी एक्सियोम्स। तो कुछ रूल्स हैं प्रोबेबिलिटी के, वो क्या होते हैं, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए रिटर्न एज प्रोबेबिलिटी पी ए मस्ट बी नंबर बिटवीन 0 एंड 1 बोथ वैल्यू इंक्लूसिव। कोई भी अगर इवेंट है ए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ 0 से 1 के बीच में लाई करेगी और 0 और 1 भी उसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ द अदर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 1। जितने भी इवेंट होंगे किसी सैंपल कोई अगर ट्रायल है तो उसके जितने भी इवेंट होंगे, मतलब जो जो उसके रिजल्ट आ सकते हैं उन सभी की अगर प्रोबेबिलिटी मिला दी जाएगी तो वो हमेशा किसके 1 के इक्वल होती है। as s denote the sample space or the set of all possible event, we write ps is equal to 1। next if two events are such that occurrence of one implies that other cannot occur, then the probability of that either one of the other will occur is equal to sum of individual probability। क्या बोला है, अगर दो इवेंट हैं जिसमें एक ऐसा है कि अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, तो उस केस में एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 के इक्वल होगी और दूसरे की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के इक्वल होगी। These events are called mutually exclusive event। जो ऐसे इवेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। इन सच केस इफ ए एंड बी आर टू इवेंट रिस्पेक्टिवली देन, तो इस केस में क्या होता है, अगर ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, आपकी 1 के बराबर होगी, तो उसे हम इस तरीके से लिख देते हैं।
नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी के रूल्स की। प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ रूल्स काम करते हैं। द यूनियन रूल होता है पहला, तो रूल ऑफ यूनियन जिसे हम एडिशन थ्योरम भी कहते हैं, allow us to write the probability of union of two event in term of probability of two event and probability of their intersection। जो यूनियन रूल है या एडिशन थ्योरम है वो हमें क्या करता है, जो दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है उन्हें यूनियन करके लिखने में मदद करता है। तो यूनियन रूल के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो ये बीच में साइन है, ये साइन होता है आपका यूनियन का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये उल्टा वाला साइन होता है इंटरसेक्शन का, सीधा वाला होता है यूनियन का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। The rule of union is especially used when we do not have the sample space for the union of event but do have the separate probability। ये कब काम करता है, जब हमारे पास पूरा सैंपल स्पेस नहीं होता है यूनियन ऑफ इवेंट का, लेकिन हमारे पास सेपरेट प्रोबेबिलिटी होती है, तो हम इसकी मदद से पूरा यूनियन का सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी इलस्ट्रेशन दिया आपको, साथ में सॉल्यूशन भी दिया है। ऊपर अभी बताए थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, ऐसे इवेंट जो कि डिसजॉइंट होते हैं, मतलब अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट नहीं होगा, उसे कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो अगर दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनके बीच का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा 0 के बराबर होगा, और उनके बीच का जो यूनियन होता है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। ठीक है, और अगर वी कैन एक्सटेंड द रूल ऑफ यूनियन टू 3 और मोर इवेंट, ये तो आपको ए और बी के बारे में बताया है, लेकिन हम ये जो यूनियन का रूल, ये आपका यूनियन का रूल है वो 2 से ज्यादा इवेंट के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उस केस में यूनियन क्या हो जाता है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पूछी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से हो जाती है। और अगर इसी में जो ये तीनों इवेंट हैं वो कैसे हो जाए, आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाए, मतलब अगर एक इवेंट होगा तो दो बाकी के 2 इवेंट नहीं होंगे, तो उस केस में आपका यूनियन का फॉर्मूला बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, ये आपको इलस्ट्रेशन दिया है इससे रिलेटेड और इसके सॉल्यूशन भी दोनों दिए हैं। सेकेंड रूल आता है आपका कॉम्प्लीमेंट रूल। हमने ऊपर पढ़ा यूनियन रूल, ये है कॉम्प्लीमेंट। तो द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल इवेंट। कंसीडर ए डिफाइन ओवर द सैंपल स्पेस, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोट बाय ए इज अ सबसेट व्हिच कंटेन ऑल आउटकम व्हिच डज नॉट बिलोंग टू ए। कॉम्प्लीमेंट रूल क्या बताता है, किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब उस इवेंट सैंपल स्पेस में उस इवेंट के अलावा बाकी जो भी इवेंट बच जाते हैं वो कहलाते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अगर एक इवेंट है ए, ठीक है, और सैंपल स्पेस के अंदर एक इवेंट है ए और ए कहेगा ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब मान लो बी इवेंट है, सैंपल स्पेस के अंदर एक ए इवेंट है एक बी इवेंट है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा बी इवेंट की। सैंपल स्पेस के अंदर ए के अलावा और कौन सा इवेंट बच जाता है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर ऐसे बार लगाकर इसका कॉम्प्लीमेंट ये बन जाता है। ठीक है, तो अगर 2 इवेंट है ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होती है। ये आपको 3 फॉर्मूले दिए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन दिया आपको इसकी कॉम्प्लीमेंट की और इसका सॉल्यूशन दिया है। नेक्स्ट है आपका थर्ड रूल, द प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, द प्रोडक्ट रूल आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी कहते हैं। allow us to write the probability of simultaneous occurrence of two event। ये हमें क्या लिखने में मदद करता है, 2 ऐसे इवेंट जो साइमल्टेनियसली ऑकर होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी लिखने में मदद करता है। A intersection B और B intersection A is an event A and B occur simultaneously, so rearranging the condition probability theory प्रोबेबिलिटी रूल वी हैव अवर प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ से प्रोडक्ट रूल क्या निकल के आता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये आपका प्रोडक्ट रूल कहलाता है। ये आपको रूल याद करना है, बाकी इसमें याद करने वाला और कुछ नहीं है। इलस्ट्रेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पर आपके ये रूल्स खत्म हो जाते हैं। अब आती है आपकी बायस थ्योरम क्या होती है। तो द थ्योरम डिस्कवर्ड इन 1761 बाय इंग्लिश
clergyman Thomas Bayes has had a profound impact on development of statistics and is responsible for emergence of new philosophy of science. किसने डिस्कवर करी? थॉमस बाइस ने ये 1761 के अंदर थ्योरम डेवलप करी थी. We will understand the law of total probability which is helpful for derivative of Bayes theorem. बायस थ्योरम को समझने के लिए पहले हमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझना होगा. तो द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? कंसीडर टू इवेंट ए एंड बी, व्हाटएवर मे बी द रिलेशन बिटवीन द टू इवेंट, वी कैन ऑलवेज सी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. क्या बोला है? जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो ये कहता है कि अगर दो इवेंट है ए एंड बी तो ए की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी? ए और बी के इंटरसेक्शन के प्लस ए का इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी के. तो यही दी है कि ए अगर इवेंट हैगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी? ए और बी के इंटरसेक्शन के और ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ की प्रोबेबिलिटी के. तो ये आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन दी है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड. अब इससे ड्राइव करेंगे ये बायस थ्योरम. बायस थ्योरम क्या कहती है? बायस थ्योरम इज इजीली ड्राइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. Thus the theorem allows us to reverse the conditional of an event. We may obtain the probability of B given A from probability of A given B. इसमें हम B की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब हमें A दिया हो या A की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब B दिया हो. तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. जिसकी हमें गिवन होती है वो हमेशा आपका डिवीजन में नीचे आता है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये आपका बायस थ्योरम का फॉर्मूला होता है. यही फॉर्मूला यूज करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. ठीक है, ये आपको इलस्ट्रेशन दी है इससे बायस थ्योरम से रिलेटेड और इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया गया है. यहाँ पर आपका ये प्रोबेबिलिटी वाला इतना कंसेप्ट खत्म होता है. अब बात आती है रैंडम वेरिएबल की. तो रैंडम वेरिएबल इज अ अनसर्टेन क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन चांस. रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी, अनसर्टेन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू किस चीज पर? चांसेस के ऊपर, मतलब प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है. रैंडम वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. तो इफ इट टेक ओनली अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यू. डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं? सिर्फ ऐसी वैल्यू अगर ले कि जो काउंट की जा सके तो वो कहलाते हैं आपके डिस्क्रीट वेरिएबल. जैसे डॉट ऑन 2 डाइस, नंबर ऑफ हेड इन 3 कॉइन टॉसिंग, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, नंबर ऑफ बॉयज इन 3 बर्थ एंड सो ऑन. कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं? इट कैन टेक एनी वैल्यू इन इंटरवल ऑफ नंबर. इसे हम नंबर इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. दैट इट्स पॉसिबल वैल्यू आर अनअकाउंटेबली इनफाइनाइट. जो इसकी वैल्यू हो सकती है वो इनफाइनाइट तक हो सकती है. जैसे कि मेजर डेटा ऑन हाइट, हाइट का डेटा, वेट का डेटा, टेम्परेचर एंड टाइम एंड सो ऑन. ये सारी चीजें आपकी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में आ जाती हैं. A random variable has a probability law, a rule that assign probability to different value of random variable. जो random variable है उसका भी एक probability law होता है जो कि random variable की वैल्यू को probability assign करता है. This probability law, the probability assignment is called probability distribution of the random variable. तो जो ये random probability का law होता है random variable का, उसे हम क्या कहते हैं? probability distribution of random variable. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसी का कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. अब हमने दो पढ़े, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट. तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट वेरिएबल का तो ये वो दो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. फर्स्ट कंडीशन स्पेसिफाई दैट ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि जो भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उस इवेंट की डिस्क्रीट वेरिएबल की वो 0 से बड़ी होंगी. सेकंड रूल क्या कहता है? वी मे नोट दैट ईच वैल्यू वैल्यू x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट रैंडम वेरिएबल इक्वल x. देयरफॉर द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1. पहला कहता है कि सारी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होंगी और सारी प्रोबेबिलिटी का सम मिलाकर 1 के बराबर होगा. ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. सेकंड है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लिस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या कहता है कि जितनी भी उस रैंडम वेरिएबल की, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है वो सारी मिलाकर क्या बनाती है? आपकी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्रिएट करती हैं. फिर है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल ईच वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी.
एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी से, तो जो वैल्यू निकल कर आती है उसका जब हम सम लेते हैं तो वो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल कर आ जाती है। ठीक है, वही इसका फॉर्मूले में बताया है क्या करना होता है, जो आपके रैंडम वेरिएबल है वो लिखे, उनकी प्रोबेबिलिटी लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल निकल कर आ जाती है। और फिर वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस का आपका ये फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये था आपका रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो द रैंडम वेरिएबल दैट काउंट द नंबर ऑफ सक्सेस इन मैनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल बर्नूअल ट्रायल इज कॉल्ड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जो सक्सेसेस के नंबर्स को काउंट करता है एक इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर, वो कहलाता है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। Any uncertain situation or experiment that is marked by following three properties is Bernoulli process. कोई भी सिचुएशन या एक्सपेरिमेंट अगर ये तीन प्रॉपर्टीज को मार्क करता है, मतलब इनको सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या कहलाता है, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहलाता है। पहला आएगा देयर आर ओनली टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव आउटकम इन द एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर सिर्फ दो ही आउटकम है और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव आउटकम है। जैसे कि एस के अंदर दो ही इवेंट है, या तो सक्सेस या फेलियर। आप कॉइन को टॉस करते हैं उसके अंदर दो ही इवेंट है, या तो हेड या टेल, तो इस तरीके से होना चाहिए। फिर है इन रिपीटेड ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दिस इवेंट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप इसकी इवेंट का ट्रायल बार बार करते हैं तो भी आपकी क्या प्रोबेबिलिटी जो है इनके आउटकम की वो सेम ही रहनी चाहिए। जैसे अगर सक्सेस और फेलियर में देखें दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, हेड और टेल में देखें दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, तो इस तरीके से। फिर द आउटकम ऑफ ट्रायल आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए इनका आउटकम कि अगर ये आया तो ये नहीं आएगा, ये आया तो ये नहीं आएगा। दोनों का इंडिपेंडेंट आउटकम होना चाहिए कि कुछ भी आ सकता है, किसी का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे के हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जो ये इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे रैंडम वेरिएबल का, उन्हें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन वगैरह ये बता रखा है, ये थ्योरेटिकल में नहीं पूछा जाएगा, ना ही प्रैक्टिकल में इतना इंपॉर्टेंट है। ये वाली टेबल बस आप एक बार याद कर लीजिए, ध्यान दे दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन डिनोटेड बाय दिस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्यूटेड एज। अगर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन कैलकुलेट करना है आपको, तो ये फॉर्मूला दिया है। वेरायंस का फॉर्मूला दिया है कि वेरायंस को आप इससे डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का ये। फिर मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन अगर आपको कैलकुलेट करना है उसका ये फॉर्मूला दिया है। मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला है। ये सारे आपको फॉर्मूलाज दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज करेंगे। स्क्यूनेस को आप इससे डिनोट करते हैं और इसका आपका फॉर्मूला ये निकल के आता है। फिर क्यूरोटेसिस का फॉर्मूला आपका ये निकल के आता है। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका ये फॉर्मूला है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आपका इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट से लेकर जीरो के बीच में, प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, एन इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपको ये इलस्ट्रेशन दिए हैं, इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। यहाँ तक आपका ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन साइमन डी पॉइजन। If a random variable x is said to be follow a Poisson distribution, then its probability distribution is given by। किसने दिया था ये आपका फ्रेंच मैथमेटिशियन थे साइमन डी पॉइजन, उन्होंने दिया था। ये बताते हैं कि अगर एक x वेरिएबल है तो उसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, e टू दी पावर माइनस आपकी मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन में x का आपका फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले से आप किसी भी वेरिएबल का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक्सपेक्टेड इन सिचुएशन वेयर द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज स्मॉल एंड वी आर इंटरेस्टेड इन ऑकरेंस ऑफ इवेंट और नॉट इन नॉन ऑकरेंस। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होता है, जहाँ पर चांसेस ऑकरेंस के बहुत ज्यादा कम होते हैं और हम किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं कि ऑकर होगा इवेंट, नॉन ऑकरेंस से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक है एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन निकालने का, इसके अंदर आपका ये फॉर्मूला है। वेरायंस निकालने का फॉर्मूला आपको ये दिया गया है। मोमेंटम अबाउट ओरिजिन का भी इसमें फॉर्मूला है। मोमेंटम अबाउट मीन, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक है सारे की, ये कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्क्वेयरनेस आपकी इस फॉर्मूले से निकलेगी, इसके अंदर क्यूरोटिसिस इसमें से निकलेगी, और इसके अंदर भी जो आपकी एन होता है इनफाइनाइट होता है, पी जीरो होता है।
ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन दी है, सॉल्यूशन भी दिया गया है। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अ रैंडम वेरिएबल दैट इज अफेक्टेड बाय मेनी इंडिपेंडेंट कॉज एंड दैट इफेक्ट ईच कॉज इज नॉट ओवरवेलमिंग लार्ज कंपेयर टू अदर इफेक्ट क्लोजली फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट कॉज की वजह से अफेक्टेड होता है और एक कॉज की वजह से दूसरा भी अफेक्ट हो जाता है, वो कहलाता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट सर्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किस लिए करा जाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेटली सर्टेन बनाने के लिए करा जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करा जाता है। दिस हेल्प कंसिडरेबली इन सिंप्लीफाइंग द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। ये हमें क्या कर देता है? प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करवा देता है। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? तो आपका ये फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो द नॉर्मल कर्व इज नॉट अ सिंगल कर्व रिप्रेजेंटिंग ओनली वन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल कर्व होता है इसका वो सिंगल कर्व नहीं होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाए, इसमें कई सारे आपके कर्व इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है ये आपको जो प्रॉपर्टीज दे रखी है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, एक तरीके से जो आपका टॉपिक दिया हुआ है ना, नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज बताओ, तो वो प्रॉपर्टीज है आपकी ये। द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड एंड परफेक्टली सिमेट्रिक अबाउट इट्स मीन। जो नॉर्मल कर्व होता है वो बेल शेप्ड का होता है और परफेक्टली सिमेट्रिक होता है। एज 50% ऑफ एरिया लाई टू द राइट मीन एंड बैलेंस 50 टू द लेफ्ट ऑफ द मीन। तो जो 50% होता है वो राइट में होता है एरिया उस कर्व का, और 50% लेफ्ट में होता है। Next is the normal curve has a quadratic of 0 which means it has average peakedness and mesoquadratic। जो नॉर्मल कर्व का क्यूरेटिसिस होता है मतलब रिलेटिव होता है वो 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? वो एवरेज पीक्डनेस होता है और मेसोक्यूरेटिक होता है। नेक्स्ट है थ्योरेटिकली द नॉर्मल कर्व नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्सटेंड टू इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड। जो नॉर्मल कर्व होता है वो कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच नहीं करता है, वो एक्सटेंड होता रहता है इनफाइनाइट तक साइड्स में, ठीक है। नेक्स्ट है इफ सेवरल इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन देयर सम आल्सो बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर कुछ रैंडम वेरिएबल है वो जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनका सम भी कैसा होगा? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा। मीन ऑफ द सम विल बी सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मीन एंड बाय वर्च्यू ऑफ इंडिपेंडेंस द वेरिएंस ऑफ सम विल बी द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल वेरिएंस। तो जो इन सभी का इंडिविजुअल इवेंट का मीन होगा वो इंडिविजुअल मीन के बराबर होगा, और जो उनका वेरिएंस होगा वो भी इंडिविजुअल वेरिएंस के बराबर ही आपका होगा। नेक्स्ट है इफ अ नॉर्मल वेरिएबल x undergoes a linear change in scale such as y is equal to this where a and b are constant and not is equal to 0 then the resultant y variable will also be normally distributed with the mean and variance। क्या बोला है? अगर नॉर्मल वेरिएबल x हैगा वो लीनियर चेंज हुआ है उसमें, जिसकी इक्वेशन आपको y is equal to ax plus b दी है, तो अगर रिजल्टेंट y वेरिएबल में कोई भी चेंज आता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से तो a और b में भी उसका चेंज देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो एज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी डिपेंड अपॉन इंफॉर्मेशन। प्रोबेबिलिटी जो है वो अनसर्टेनिटी का मेजर है और किस पर डिपेंड करती है? इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है। वी ऑफन फेस सिचुएशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंफॉर्मेशन दैट अनदर इवेंट भी हैज ओकर्ड। हमने कई बार देखा है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इस चीज से अफेक्ट हो जाती है कि दूसरा इवेंट ऑकर हुआ है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल अपॉन इंफॉर्मेशन सेट। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कंडीशनल होती है किसके ऊपर? इंफॉर्मेशन के ऊपर। वी में डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कंडीशनल अपॉन द ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर एक इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल है किसके ऊपर? इवेंट बी की ऑकरेंस पे। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज गिवन बाय ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी। क्या तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है जिसके अंदर इवेंट ए की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है बट कंडीशन ये है कि इवेंट बी हो चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे क्या आती है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इससे हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैज ऑकर्ड। और निकलती कैसी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपका फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। द वर्टिकल लाइन इन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज रीड एज गिवन और कंडीशनल अपॉन। जो ये लाइन होती है ए अपॉन बी, इसे हम कैसे रीड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज रीड गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। Therefore, the probability of event A given the occurrence of event B defined as probability of A intersection of A and B divided by the probability of event B। यही आपका फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, बाकी और कुछ नहीं है।
ये आपको इलस्ट्रेशन दिया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना होता है, सॉल्यूशन आपको दिया गया है सामने, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड बाय रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम से निकलती है। इन स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी हैविंग एन एडुकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द प्रीरिक्विजिट। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास परम्यूटेशन और जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Many problem can be simplified using permutation and combinations concept, क्योंकि कई सारी जो प्रॉब्लम है वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज करके सॉल्व की जा सकती है। परम्यूटेशन क्या होता है, तो द टर्म परम्यूटेशन रेफर्स टू अ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ अ गिवन कलेक्शन। एक कलेक्शन की क्या क्या अरेंजमेंट हो सकती है, उसकी जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होती है उसे परम्यूटेशन कहा जाता है, जिसे हम किस तरीके से निकालते हैं। आपका फॉर्मूला होता है NPR, इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जो निकलता कैसे है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपको इलस्ट्रेशन दिया, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर इसकी वो निकाल सकते हैं परम्यूटेशन। नेक्स्ट होता है आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ सेट ऑफ एलिमेंट इन विच द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो आपने एलिमेंट हैंगे उनमें से कुछ एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करना है, तो कितने कॉम्बिनेशन में आप एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं वो चीज कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू में n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर्मूला यही आपका इलस्ट्रेशन दे रखी है, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन में फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टीज बता रखी है इसकी नीचे। The total number of arrangement of n distinct object considered all at a time is equal to n factorial। मतलब NPN अगर हो गया है तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, n फैक्टोरियल के बराबर आएगा। The total number of arrangement of n distinct object taken are at a equal time, तो NPR का आंसर क्या निकल के आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r। डायरेक्ट बता रखा है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो इनमें से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो तो उसका आंसर आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। अगर कभी आ जाता है इफ आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट k1 आर अलाइक, k2 आर अलाइक, k3 आर अलाइक एंड सो ऑन दैट k1 k2 k3 इज इक्वल टू n, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट वुड बी इक्वल टू। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो ये यूनिट नंबर 2 है, इसका जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट था सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जितने भी फॉर्मूले थे आपको सारे फॉर्मूले मार्क करवा दिए हैं, दिखा दिए हैं, ठीक है। होप सो आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।